क्या हो अगर कोई एल्गोरिदम अचानक से ये तय कर दे कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक ही नहीं है। ये बहुत ही डरावना विचार है ना? हाँ। मतलब सोचिए, ये किसी एक इंसान के साथ ना हो, बल्कि रातों रात 27 लाख लोगों को पता चले कि उनका लोकतांत्रिक वजूद ही मिटा दिया गया है। हाँ। आज की इस गहरी पड़ताल में हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले हुआ था। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, तो आज का हमारा जो मिशन है वो योगेंद्र यादव के एक बेहद महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले लेख का विश्लेषण करना है। इस लेख में स्पेशल इंस्टीट्यूशनल रिवीजन, जिसे संक्षेप में SIR कहा जाता है, उस प्रक्रिया के तहत करीब 2.7 मिलियन यानी 27 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने और उस पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की गहराई से पड़ताल की गई है। जी, और ये लेख कई परतें खोलता है। लेकिन देखिए, इस चर्चा में पूरी तरह उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ। यह लेख जिन विषयों को छूता है, जैसे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पश्चिम बंगाल का संवेदनशील चुनावी माहौल और मुस्लिम मतदाताओं से जुड़े कुछ विशिष्ट आंकड़े, ये सब स्वभाव से अत्यधिक राजनीतिक हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं। हाँ, तो यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि आज की हमारी इस चर्चा में हम वामपंथी, दक्षिणपंथी या किसी भी अन्य राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य मूल स्रोत में दिए गए तथ्यों, डेटा और लेख के तर्कों को पूरी निष्पक्षता के साथ खोलकर सामने रखना है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है और जरूरी भी, क्योंकि जब हम इन दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मामला महज किसी एक राजनीतिक दल की हार या जीत के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये किस बारे में है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मूल रूप से एक प्रशासनिक प्रक्रिया और किसी नागरिक के मतदान के तत्काल अधिकार के बीच होने वाले एक बहुत बड़े वैधानिक टकराव का विश्लेषण है। अच्छा। हाँ, मतलब ये इस बात का परीक्षण है कि जब कोई पूरी व्यवस्था सिर्फ तकनीकी रूप से संचालित होने लगती है, तो क्या वो एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाती है या नहीं। रुको, मुझे ये बात पूरी तरह से पच नहीं रही है। 27 लाख सच में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े समारोह में हजारों मेहमानों को आमंत्रित किया गया हो, उन्होंने आने की पुष्टि भी कर दी हो, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने पर अचानक उनमें से 5% मेहमानों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए वापस भेज दिया जाए। एकदम सही एनालॉजी है ये। या फिर तकनीकी भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ईमेल का स्पैम फिल्टर इतना ज्यादा खराब हो जाए कि वो आपके सारे जरूरी ईमेल्स को डिलीट कर दे। और सबसे डरावनी बात ये कि किसी को इसकी भनक तक न लगे। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर ऐसा किया या ये सिर्फ एक भयंकर लापरवाही थी। ये 27 लाख लोग आखिर थे कौन? आपका ये स्पैम फिल्टर वाला जो उदाहरण है ना, वो वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया की आंतरिकी को बहुत ही सटीकता से पकड़ता है। अगर हम लेख में दिए गए सटीक आंकड़ों पर गौर करें तो ड्राफ्ट SIR रोल से ठीक 27,16,393 नाम हटाए गए थे। बाप रे, इतना सटीक आंकड़ा। जी, अब देखिए, सामान्य परिस्थितियों में मतदाता सूची से नाम हटना एक आम प्रक्रिया है। हाँ, लोग शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल, लोग पलायन करते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो नाम कटते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। लेख इस बात पर जोर देता है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए वो कोई घोस्ट वोटर या गायब लोग नहीं थे। अच्छा। इनमें से बहुतों ने तो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से आवेदन किया था। मतलब उन्होंने खुद जाकर फॉर्म भरा, अपनी जानकारी दी और फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। बिल्कुल। और जब इस सूची की गहराई से जांच की गई कि आखिर प्रभावित लोग हैं कौन, तो जो जानकारी सामने आई वो किसी को भी विचलित कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूची से हटाए गए लोगों में एक पूर्व न्यायाधीश शामिल थे। क्या बात कर रहे हैं, एक जज का नाम काट दिया? जी हाँ, और उन सम्मानित परिवारों के सदस्य भी इस निष्कासन का शिकार हुए जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ओह माय गॉड। यहाँ तक कि एक कारगिल युद्ध के वयोवृद्ध, मतलब एक कारगिल वेटरन, और जिनके पास देश का वैध पासपोर्ट है, ऐसे नागरिकों के नाम भी बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए गए। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मैं तो ये देखकर दंग हूं कि एक व्यक्ति जिसने देश के लिए सीमा पर युद्ध लड़ा हो, उसे अपने ही देश में ये साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़े कि वो वोट देने का अधिकारी है। ये कोई छोटी मोटी क्लेरिकल मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग जैसी संस्था
जिसके पास दशकों का अनुभव है, वो इतने बड़े पैमाने पर ऐसी गलती कैसे कर सकती है? मतलब लेख में इस बात का कोई स्पष्टीकरण है क्या कि उन्होंने किस प्रक्रिया का पालन किया था? यहीं से तो असल समस्या शुरू होती है। लेख के अनुसार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एक तरह से खेल के नए नियम लागू कर दिए। नए नियम? हाँ, सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? ये होती है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें ईआरओ कहते हैं, या बूथ लेवल अधिकारी जमीन पर जाते हैं। वो घर घर जाकर भौतिक रूप से यानी फिजिकली सत्यापन करते हैं। हाँ, वो जो लिस्ट लेकर आते हैं घर पे पूछने। बिल्कुल भाई, अगर किसी का नाम हटाना है तो वो उस व्यक्ति के घर जाकर पुष्टि करते हैं। लेकिन इस मामले में लेख आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग ने अपने ही रोल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को किनारे कर दिया। तो अगर अधिकारियों ने घर घर जाके जांच ही नहीं की, तो फिर ये 27 लाख नाम कटे कैसे? कोई तो आधार रहा होगा ना, हवा में तो नहीं काट दिए? आधार थी एक मशीन और उसका एल्गोरिदम। अच्छा। आयोग ने भारी संख्या में नाम हटाने को सही ठहराने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न तार्किक विसंगतियां, जिसे तकनीकी भाषा में हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं, उस पर पूरी तरह से भरोसा किया। एक मिनट, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी असल में काम कैसे करती है? क्या इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर ने बस कुछ डेटा को मैच किया और नाम डिलीट कर दिए? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक डेटाबेस में एक नाम अहमद है और दूसरे डेटाबेस में भी अहमद है। ठीक है। लेकिन उनकी जन्मतिथि या पते में मामूली सा अंतर है, या फिर पिता के नाम की स्पेलिंग थोड़ी अलग है। सॉफ्टवेयर जो केवल टेक्स्ट के स्ट्रिंग्स को पढ़ता है, उसे ये एक विसंगति या डुप्लीकेट लग सकता है। हाँ, इंसान अगर इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, इंसान समझ जाएगा कि ये अलग लोग हैं या बस एक टाइपिंग की गलती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के रूप में फ्लैग कर देता है। समझ गई। लेख के अनुसार आयोग ने जमीनी स्तर पर इंसानी जांच किए बिना बस इसी सॉफ्टवेयर के फ्लैग किए गए डेटा के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटा दिए। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ी खामी ये रही कि हटाए गए नामों की मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने वाली यानी मशीन रीडेबल सूचियां भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई। अच्छा, तो इसका मतलब कोई क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता? वही तो, इसे कोई बाहरी व्यक्ति या दल इसकी स्वतंत्र रूप से जांच कर ही नहीं सका। ये तो मतलब हद है। अगर कोई मशीन रीडेबल सूची ही नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपने एक बंद कमरे में बैठकर लाखों लोगों के अधिकार छीन लिए और किसी को ये चेक करने का मौका भी नहीं दिया कि ये सही हुआ या गलत। एकदम सही। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर ये सिर्फ एक खराब सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम की गलती थी, तो इसका असर पूरे राज्य में बराबर होना चाहिए था, है ना? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। रैंडम तरीके से नाम कटने चाहिए थे, हर जिले से थोड़े थोड़े। क्या डेटा में कोई ऐसा पैटर्न था जो ये साबित करे कि ये कोई रैंडम ग्लिच नहीं था? यही वो मोड़ है जहां ये मुद्दा एक तकनीकी गड़बड़ी से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े चुनावी विवाद में बदल जाता है। अच्छा जी, लेख उन विशिष्ट डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकीय पैटर्न्स का विस्तार से विश्लेषण करता है, जो अदालत के सामने भी रखे गए थे, और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ये कोई सामान्य रैंडम वितरण नहीं था। तो पैटर्न क्या था? उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य में जितने भी न्यायिक मामले या शिकायतें सामने आईं, उनका 1/3 हिस्सा सिर्फ 2 मुस्लिम बहुल जिलों से आ रहा था। 1/3 मामले सिर्फ 2 जिलों से? हाँ, जबकि पश्चिम बंगाल में तो 20 से ज्यादा जिले हैं। ये तो सांख्यिकीय रूप से असंभव सी बात लगती है, जब तक कि सिस्टम ने किसी खास इलाके को टारगेट ना किया हो। बिल्कुल, और नंदीग्राम का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। नंदीग्राम में क्या हुआ? लेख विशेष रूप से नंदीग्राम का उल्लेख करता है, जहां हटाए गए नामों में से 95% कथित तौर पर मुस्लिम मतदाता थे। 95%? जी हाँ, जब एक मशीन की तथाकथित विसंगति इस तरह के अत्यधिक विशिष्ट और केंद्रित परिणाम देने लगे, तो यह पूरी चुनावी प्रक्रिया की तटस्थता पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। हाँ, और अगर हम इसके इलेक्टोरल मैथ को देखें, मतलब चुनावी गणित को, तो ये तो पूरी बाजी पलटने वाला खेल है। 27 लाख वोटर, जैसा कि आपने पहले बताया, कुल मतदाताओं का लगभग 5% होते हैं। सही कहा आपने, और इस 5% की अहमियत समझने के लिए हमें पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखना होगा। हाँ, मार्जिन बहुत कम था ना? जी, पिछले चुनाव में टीएमसी ने राज्य में 36 सीटें ऐसी जीती थीं जहां हार जीत का अंतर 5% से भी कम था। ओह, मतलब ये एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट है जहां सॉफ्टवेयर की एक लाइन का कोड पूरी सत्ता बदल सकता है। अगर किसी इलाके में कोई उम्मीदवार 2 या 3% वोटों के अंतर से जीत रहा है और आप वहां से अचानक
5% विशिष्ट वोटरों को सिस्टम से ही बाहर कर देते हैं, तो नतीजा ही बदल जाएगा। बिल्कुल, तो वो पूरा परिणाम, वो पूरा जनमत ही बदल जाएगा। ये तो लोकतंत्र के मूल विचार पर ही कुठाराघात है। तो जब इतना बड़ा संकट सामने था, लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में थे, तब न्यायपालिका ने क्या किया? क्या लोगों ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? देश की सर्वोच्च अदालत ने इन 27 लाख लोगों को राहत क्यों नहीं दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। योगेंद्र यादव का लेख सुप्रीम कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश का बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। क्या था उस आदेश में? जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो सबको उम्मीद थी कि कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाएगा, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो एक पूरक सूची, मतलब सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित करे। तो इससे क्या हुआ? इस कदम ने तकनीकी रूप से उन 27 लाख निष्कासनों को अमान्य करने के बजाय उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी। क्या मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रुको, ये नाम गलत तरीके से कटे हैं, इन्हें वापस जोड़ो? नहीं, बल्कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब एक नई सूची निकाल दो। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन क्या उन 27 लाख लोगों के पास अपना नाम वापस जुड़वाने का कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा था? कोर्ट ने एक रास्ता जरूर दिया, और यहीं पे प्रक्रिया और न्याय के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वे अपीलियन न्यायाधिकरणों यानी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। हाँ, सुनने में तो ये एक उचित कानूनी प्रक्रिया लगती है। सुनने में लगती है, लेकिन जरा इसकी व्यावहारिकता पर गौर कीजिए। एक आम नागरिक को जिसका नाम बिना किसी गलती के कट गया है, अब एक ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। हाँ, उसे भारी भरकम कागजी कार्यवाही करनी होगी, एक जज के समान अधिकारी के सामने अपना अस्तित्व साबित करना होगा। और ये सब कितने लोगों को करना है? 27 लाख लोगों को। बिल्कुल। अगर एक ट्रिब्यूनल दिन में 100 केस भी सुने, जो कि बहुत मुश्किल है, तो 27 लाख मामलों को निपटाने में तो सालों लग जाएंगे, और चुनाव तो बिल्कुल सिर पर खड़े थे। एकदम सही पकड़ा आपने। लेख का मुख्य तर्क ही यही है कि न्याय में इतनी बड़ी देरी प्रभावी रूप से न्याय से वंचित करने के बराबर है। योगेंद्र यादव समझाते हैं कि अपीलों की सुनवाई की यह प्रक्रिया इतनी लंबी खींचेगी कि चुनाव की तारीखें पार हो जाएंगी। हाँ, वो तो होना ही था। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि वे लाखों नागरिक इस मौजूदा चुनाव चक्र के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जो कि मताधिकार है, उससे पूरी तरह वंचित हो गए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया ही क्यों? मेरा मतलब है, क्या उनके पास ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं थी जिससे वे तुरंत प्रभाव से इस गड़बड़ी को रोक सके? यहाँ लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैधानिक पहलू को सामने लाता है। संविधान का अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। जी, ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक असीमित शक्ति देता है, जिसका उपयोग वह पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है। कोर्ट सामान्य कानूनों से परे जाकर भी न्याय दे सकता है। तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेख आलोचना करता है कि इस मामले में इन शक्तियों का उपयोग बिल्कुल विपरीत तरीके से हुआ। कोर्ट ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की उस वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जो जमीन पर जाकर सत्यापन करने के लिए बनी थी। अच्छा। और उसकी जगह जल्दबाजी में अपीलियन न्यायाधिकरणों की एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी गई। मतलब जिस शक्ति का इस्तेमाल नागरिकों के अधिकारों को तुरंत बहाल करने के लिए होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल एक ऐसी नई प्रक्रिया बनाने के लिए किया गया जो व्यावहारिक रूप से काम ही नहीं कर सकती थी। एकदम सटीक। और इसीलिए लेख में इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस माना गया है। हाँ, मैंने लेख में देखा कि योगेंद्र यादव इस मामले की तुलना भारतीय इतिहास के कुछ सबसे विवादास्पद कानूनी मामलों से करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने इसकी तुलना एडीएम जबलपुर केस से की है। जी हाँ। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये तुलना थोड़ी अतिशयोक्ति या जरूरत से ज्यादा बड़ी लगती है। एडीएम जबलपुर का मामला तो आपातकाल के दौरान का था ना? बिल्कुल, इमरजेंसी का समय था वो। हाँ, जहां कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन सकती है। वो तो भारतीय न्यायपालिका का सबसे काला अध्याय माना जाता है। क्या एक वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की तुलना उस भयानक दौर से करना सही है? देखिए, आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। ऊपरी तौर पर देखने पर जीवन का अधिकार और वोट देने का अधिकार अलग अलग स्तर के लग सकते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव ये तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों मामलों में जो मूल दार्शनिक प्रश्न है वो बिल्कुल एक समान है। वो कैसे? वो प्रश्न ये है कि जब राज्य या सिस्टम प्रशासनिक सुविधा
या किसी तकनीकी प्रक्रिया के नाम पर नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तब न्यायपालिका का रुख क्या होता है? एडीएम जबलपुर मामले में भी कोर्ट ने राज्य की प्रक्रिया और प्रशासनिक सुविधा को नागरिक के मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा था। ओह, समझी। और लेख का तर्क है कि इस एसआईआर मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ है। कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और चुनाव कराने की जल्दबाजी को 27 लाख लोगों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से अधिक महत्व दिया। ओह, अब मुझे वो कड़ी समझ में आ रही है। मतलब दोनों ही मामलों में न्यायपालिका ने उस व्यक्ति की रक्षा नहीं की जो सिस्टम के पहियों के नीचे कुचला जा रहा था, बल्कि उसने सिस्टम के उस पहिए को ही सही ठहरा दिया। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में लेख एक बहुत ही खतरनाक अवधारणा की ओर इशारा करता है, जिसे प्रबंधित लोकतंत्र या मैनेज्ड डेमोक्रेसीज कहा जाता है। प्रबंधित लोकतंत्र, ये सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है। लोकतंत्र तो स्वतंत्र होना चाहिए, उसे प्रबंधित कैसे किया जा सकता है? प्रबंधित लोकतंत्र वो व्यवस्था होती है जहां सतह पर देखने में सब कुछ एकदम सामान्य लगता है। चुनाव समय पर होते हैं, पार्टियां प्रचार करती हैं, लोग कतारों में लगकर वोट भी डालते हैं। मतलब बाहर से सब ठीक लगता है। हाँ, दुनिया को लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र काम कर रहा है, लेकिन असलियत में पूरी चुनावी प्रक्रिया के पीछे की जो मशीनरी है, जैसे मतदाता सूची का निर्धारण, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या वोटिंग के नियम, उन्हें इतने सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित या मैनेज किया जाता है कि नतीजे चुनाव के दिन से बहुत पहले ही प्रभावित किए जा चुके होते हैं। ये तो बहुत ही भयानक विचार है। मतलब अगर आप 5% ऐसे वोटरों को सिस्टम से ही गायब कर दें जो किसी खास विचारधारा या डेमोग्राफिक से आते हैं, तो आपको चुनाव के दिन बूथ कैप्चरिंग या कोई और हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने चुनाव का नतीजा सॉफ्टवेयर के जरिए महीनों पहले ही तय कर दिया। यही इस लेख का सबसे गहरा निष्कर्ष है। अगर 27 लाख लोगों को बिना किसी मानवीय सत्यापन के सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तार्किक विसंगति के आधार पर उनके सबसे बड़े अधिकार से वंचित किया जा सकता है, हाँ, और देश की सर्वोच्च अदालत उस तकनीकी प्रक्रिया को रोक ना पाए, तो यह सिस्टम की अखंडता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह इस बात का संकेत है कि हम अनजाने में ही सही, लेकिन प्रबंधित लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये पूरी गहरी पड़ताल सच में कई परतों को खोलने वाली रही है। इस पूरी चर्चा ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोकतंत्र सिर्फ वो नहीं है जो चुनाव के दिन दिखाई देता है, बल्कि वो उन छोटी छोटी प्रक्रियाओं में बसता है जो सालों भर चलती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे 27 लाख वोटरों का निष्कासन कोई छोटी मानवीय भूल नहीं, बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत और तकनीकी खामी का परिणाम है। हमने समझा कि कैसे पारंपरिक ईआरओ की जमीनी जांच को हटाकर एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया जिसने बिना किसी भौतिक सत्यापन के लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया। हमने उन विशिष्ट डेमोग्राफिक पैटर्न्स को भी देखा, विशेषकर नंदीग्राम जैसे इलाकों में, जो ये संकेत देते हैं कि इन तकनीकी ग्लिच का असर रैंडम नहीं था, बल्कि इसने चुनावी गणित को पलटने की क्षमता रखी। और अपीलीय प्रक्रिया की विफलता भी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इस बात पर विचार किया कि कैसे न्यायपालिका के अपीलीय न्यायाधिकरणों के लंबे रास्ते ने न्याय में देरी करके प्रभावी रूप से नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। वो क्या? आज के दौर में जब पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, जब मतदाता सूचियों से लेकर हमारे जीवन के लगभग हर अहम हिस्से को बड़े बड़े डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, तो हम सब ये कैसे सुनिश्चित करें कि किसी ठंडी, भावनाहीन मशीन की एक तार्किक विसंगति किसी जीते जागते इंसान की लोकतांत्रिक आवाज को मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खामोश ना कर दे? ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। बिल्कुल। एक ऐसे युग में जहां मशीनें ये तय कर रही हैं कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, हमारे अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा? हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा लोकतंत्र एक सॉफ्टवेयर के हाथ में सुरक्षित है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।